हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हाँ, तो जितने भी हमारे संविधान में प्रोविजंस किए गए, जितने भी प्रावधान रखे गए, वो सभी हमारे मन के ही उपज नहीं थे, बल्कि बहुत सारे प्रावधान हमने विदेशों से भी लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक-एक करके सभी देशों को वहाँ से लिए गए प्रावधानों के साथ देखेंगे। तो मैं करुणाकर आप सभी का एग्जामपथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे संविधान निर्माण में सबसे बड़ा स्रोत था भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से लगभग हम लोगों ने 250 अनुच्छेद ले लिए। जो स्टार्टिंग बिगिनिंग संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, उनमें से 250 अनुच्छेद हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले रखे हैं। यानी लगभग 70% अनुच्छेद वहीं से आए हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका के संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, सोवियत संघ रूस का संविधान, जापान का संविधान, फ्रांस का संविधान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कुछ न कुछ प्रोविजंस लिए। अब हम लोग बारी बारी से सभी देशों के नाम और वहाँ से लिए गए संबंधित प्रोविजंस को देखेंगे। दोस्तों, एक चीज़ तो आप नोट कर ले कि आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक है संविधान का वैदेशिक स्रोत। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और दिमाग में बैठा लें ताकि आपको कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, यहाँ से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिया और मैक्सिमम प्रोविजन तो वहीं से ले रखे थे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्यपाल का ऑफिस के बारे में जो प्रोविजन है संविधान में, वो हम लोगों ने यहीं से लिया था। और लोक सेवा आयोग जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब का भी प्रावधान हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया था। और इसके बारे में इससे भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, संविधान के विकास का इतिहास। तो चलिए अभी तत्काल हम आगे बढ़ते हैं। पहला देश हम लोग ले लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और यहाँ से क्या क्या प्रोविजन लिए हैं उन्हें मैंने डील किया यहाँ पे। तो यहाँ से पहला प्रोविजन लिया है मौलिक अधिकार का। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस टॉपिक को मे भी आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये जो टर्म्स रहते हैं जैसे मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, तो ये टर्म्स आप लोग समझते नहीं रहते। इसकी वजह से क्या होता है कि आप रट तो लेते हैं कि इस देश के कानून से, इस देश के संविधान से हम लोगों ने ये चीज़ लिया, लेकिन आपको याद नहीं रह पाता है। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि एक एक वर्ड को भी डील कर दिया हूँ। दूसरी बात कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ इसका अरेंजमेंट है, यानी किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में, वो चीज़ भी बताने का कोशिश किया हूँ। दूसरी बात कि पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है कि आप आर्टिकल को साथ में ही कंबाइन करके देखें, एक दूसरे से कनेक्ट करके देखेंगे। जहाँ भी जो वर्ड आता है उससे संबंधित आर्टिकल को आप माइंड में रोटेट करें, ताकि आपको आर्टिकल एक एक करके सारा याद हो जाएगा, जो आजकल एग्जाम्स में नॉर्मली पूछ दिए जाते हैं आर्टिकल। तो हम लोगों ने जो अमेरिका से प्रोविजन लिया उसमें है पहला मौलिक अधिकार। यह वे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा पब्लिक को दिया जाता है, जिसे किसी भी सरकार को हनन करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और इसका जिक्र हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है, तो पार्ट 3 में, भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से, तो 12 से लेकर के 35 तक में इसका डील किया गया है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखेंगे। और भारतीय संविधान में टोटल 7 तरह के मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था ओरिजिनली, परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया, और उस तरह से अभी बस 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। अगर मौलिक अधिकार कौन कौन है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं, मौलिक अधिकार नाम से है। वहाँ मैंने सभी 6 मौलिक अधिकारों को पूरे डिटेल में डील किया है। चलिए सेकेंड आते हैं। सेकेंड है न्यायिक पूर्णावलोकन। तो इसका जिक्र हमारे आर्टिकल 13 में दिया गया, हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई कानून बनाती है संसद या फिर कोई विधानसभा, तो हमारे जुडिशियरी सिस्टम को, यानी कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उस बनाए गए कानून का जुडिशियल रिव्यू करे कि ये कानून जो है वो संविधान के सीमाओं में है कि नहीं है। अगर नहीं रहता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, फिर से उस पर मंथन किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये भी लिया गया है अमेरिका से। और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारा संविधान को सर्वोच्च घोषित किया गया, ये अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब हुआ कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, यानी चाहे जुडिशियरी हो या फिर कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जो भी हो, वो सब संविधान के सीमा में ही काम करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि जब संविधान को संशोधन करना पड़ता है तो वो अधिकार संसद को ही दिया गया है। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, जो रेस्पेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये व्यवस्था भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र, यानी सरकार के दबाव में कभी काम नहीं करती है। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। तो निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ जो होंगे वो मनोनीत नहीं होंगे या फिर वंशानुगत नहीं होंगे, उनका निर्वाचन किया जाएगा। और उन पर जो
महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट, जिसके बाद उन्हें अपने पद से पदच्युत कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वो व्यवस्था भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि ये निर्वाचित राष्ट्रपति का व्यवस्था हम लोगों ने लिया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये नहीं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, क्योंकि वो हम लोगों ने दूसरे देश से लिया, वो आगे देखेंगे। और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन और उससे उनसे रिलेटेड महाभियोग का जिक्र कहाँ पे है संविधान में, तो ये है 52 से लेकर के 62 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में। इसी में सारे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के बारे में आपको और डिटेल में कुछ जानना है तो राष्ट्रपति पे सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, उसमें आप देख लेंगे। आगे है संविधान की सर्वोच्चता एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो ये संविधान की सर्वोच्चता तो मैंने यहीं पे बता दिया, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी जो हटाने का, उन पे भी हमारे देश में इम्पीचमेंट ला करके हटाया जा सकता है, जिसमें कि संसद में प्रस्ताव लाया जाता है और उसको 2/3 मेंबर्स के द्वारा अनुमोदित करने पे ही हटाया जा सकता है, लगभग जो राष्ट्रपति का प्रक्रिया है। तो वो भी व्यवस्था हमारे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और लास्ट है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है, जो कि 360 अनुच्छेद में डील किया गया है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। हालांकि और आपातकाल का जो प्रोविजन है वो दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे, वो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन ये जो वित्तीय आपात का व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें अमेरिका से लिया गया है और इसे आप अच्छे से याद कर ले। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से भी हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं ली है, जैसे संसदनात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो दो तरह के शासन व्यवस्था होते हैं, एक तो संसदात्मक जिसके पार्लियामेंट्री बोलते हैं, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षात्मक। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली जो कि अमेरिका वगैरह में है, उसमें क्या होता है कि सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है। जैसे अभी वर्तमान समय ट्रंप वहाँ का राष्ट्रपति है, तो वही वहाँ के सरकार के भी प्रमुख है और वही वहाँ के राष्ट्र के भी प्रमुख है। हमारे यहाँ क्या है कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। यानी अगर कोई भी समझौता विदेशों के साथ होता है हमारा, तो उसमें रोल तो मेन प्राइम मिनिस्टर का होता है, हमारे प्रधानमंत्री का, लेकिन सिग्नेचर वगैरह जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति का होता है। तो इस तरह से संसदात्मक प्रणाली का ये विशेषता होता है कि राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों दो होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा है एकल नागरिकता। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का व्यवस्था है, ये आप लोग जानते होंगे। ये डील किया गया है संविधान के पार्ट 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में। तो ये व्यवस्था जो एकल नागरिकता का वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यानी एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में नागरिकता सिर्फ देश का होगा। कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता है कि वो दूसरे स्टेट का है तो हमारे यहाँ उसे नहीं रहने देंगे या फिर हमारे यहाँ उससे के साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। ऐसा नहीं संभव है हमारे भारत में, क्योंकि जैसे अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखो तो अमेरिका में क्या है कि स्टेट का अलग नागरिकता होता है और देश का अलग नागरिकता होता है। लेकिन हमारे भारत में जो देश का नागरिक हो वो इटसेल्फ स्टेट का नागरिक हो, कोई भी स्टेट उसे रोक नहीं सकता है कहीं से कहीं भ्रमण करने में या फिर कहीं जाकर के कहीं रहने में, निवास करने में। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है कि कैसे हमारे यहाँ विधि का निर्माण होगा, पहले लोकसभा में कोई कानून बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति का उस पर ये हस्ताक्षर होगा। तो ये सब चीज़ जो विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये हम लोगों ने ब्रिटेन के ही संविधान से लिया है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अच्छा, यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है ये संविधान में कहाँ पे डील है, तो अनुच्छेद 74-75 में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब दूसरे देश का देखते हैं। आगे है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भी हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिए हैं, तो इससे भी मैं बता देता हूँ। एक तो है नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, और इसका डील है कहाँ पे हमारे संविधान में, तो पार्ट 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसे डील किया गया है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है पब्लिक के भलाई के लिए कुछ काम करने के विषय निर्धारित किए गए हैं, वही है। और इसमें जैसे वो भी है ग्राम पंचायत वगैरह जो स्थानीय स्वशासन का, तो ये सब चीज़ उस टॉपिक में आता है। और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो आयरलैंड के संविधान से। ऐसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, तो अमेरिका के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कौन कौन निर्वाचक मंडल में वोटर कौन कौन होंगे, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ कैसे होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल मत संक्रमणीय प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। तो ये चीज़ अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं थ्योरी में, तो आप हमारे राष्ट्रपति वाले चैप्टर को देख लेंगे, उसमें मैं सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर दूंगा।
आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। यानी जो अभी ये तो आप लोग वहाँ के प्रोविजन में देखेंगे, राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, जो कि विशेष किसी क्षेत्र से होंगे, जैसे खेल के क्षेत्र से हो या फिर विज्ञान, कला, साहित्य वगैरह में स्पेशल उनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। इस सब के आधार पर वे 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकते हैं और ये प्रोविजन भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो इसे आप याद रखेंगे। और आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है आपातकालीन उपबंध। इसे आप संविधान में कहाँ से देख सकते हैं, तो 352 से लेकर के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक देख सकते हैं। इसमें तीनों तरह के आपातकाल का जिक्र है, 352, 56 और 60 में, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे जब मैं डिस्कस करूंगा एक एक आर्टिकल को। तो तत्काल आप इतना ही याद रखें कि ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया, तो पहली बात तो प्रस्तावना की भाषा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया है अमेरिका के ही संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वहीं पे समावर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप देखे होंगे कि हमारे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची, जिसमें डिटेल किया गया है, उन सब्जेक्ट का नाम दिया गया है कि जिस सब्जेक्ट्स पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किन सब्जेक्ट्स पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और किन सब्जेक्ट्स पे दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो ये जो है समावर्ती सूची, इसमें डील किया गया है वैसे सब्जेक्ट्स को जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों कानून बना सकती है, और ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा, ये हम लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। तो ये आप इस हिसाब से भी याद रख लीजिए, जर्मनी के नाम से आपको याद आना चाहिए हिटलर का नाम, और हिटलर जो था सो तानाशाह था। तो तानाशाह का क्या होता है काम, कि वो आपके अधिकारों का हनन करेगा, मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। चूंकि मैं ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे आपातकालीन में अगर देश के हित में हो तो कोई गलत बात नहीं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, लेकिन मैं याद कराने के लिए बताया कि जर्मनी से हिटलर था और हिटलर क्या था, तानाशाह, तो वो मौलिक अधिकार का हनन करता था। तो इस तरह का जो प्रोविजन है संविधान का वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने पहला तो लिया है संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो देश है इसे हम लोगों ने संघ माना है, यानी हमारे देश में जितने भी राज्य है उनका एक अलग अलग अपना सरकार होगा और एक केंद्र में सरकार होगा जो आपसी सामंजस्य के साथ काम करेगा। तो ये जो व्यवस्था है ये हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। इसको और अच्छे समझने के लिए आप एक चीज और समझ ले कि इसी में जैसे संघात्मक व्यवस्था, उसमें एक यूनिटरी सिस्टम होता है, एकात्मक व्यवस्था, जिसमें क्या होता है कि संघ नहीं होते। जैसे आप ब्रिटेन के सत्ता को देखो तो ब्रिटेन में क्या है, राज्य का अलग अलग सरकार नहीं है, वहाँ पे केंद्र में सरकार है और केंद्र सरकार के गवर्नर के माध्यम से सभी राज्यों में शासन किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता से पहले भी हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था थी, जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज के एक गवर्नर होते थे भारत के, और वो अपने अलग अलग स्टेट के गवर्नर के माध्यम से शासन करते थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि हर एक राज्य में अपना अपना सरकार है और केंद्र में अपना सरकार है जो आपसी सामंजस्य के साथ काम करता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। और इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे अभी बताया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने समावर्ती सूची ली थी, तो जो 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समावर्ती सूची, उनमें लगभग सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दिया गया है, डिटेल कर दिया गया है कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में डील नहीं किया जा चुका है क्योंकि उस समय ये सब सब्जेक्ट्स थे नहीं। तो उन सब्जेक्ट जो बाकी बचे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आज के डेट में एग्जांपल देख लीजिए आप, ये अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर साइबर क्राइम, तभी तो साइबर डिजिटाइजेशन उतना था नहीं तो इसके लिए स्पेशल कानून बनाने की व्यवस्था नहीं थी। तो अभी ये चीज़ अब सामने आया है तो अब बता दिया गया है कि ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। तो इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और या फिर आएंगे फ्यूचर में, उन सब पे अधिकार है कि केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का। तो इसे आप याद रखें कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें संविधान में 368 अनुच्छेद में डील है, जो कि पार्ट कौन सा है, तो पार्ट इसका है 20, मतलब 20वें भाग में डील किया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी,
हमारे संविधान में संशोधन की 3 व्यवस्था बताई गई है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी विशेष बहुमत के द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति के द्वारा। तो ये तीनों, और इसमें कौन सा अप्लाई होगा ये डिसाइड होता है कि सब्जेक्ट कितना गंभीर है, मतलब किस मामले पे कानून बनाना है उससे रिलेटेड डिपेंड करता है। जैसे जीएसटी वगैरह का बात था तो उसमें आधे से अधिक राज्यों का भी ये कंसेंस चाहिए था, आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए थी। तो उस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से कौन सा विधि लगेगा। तो ये जो व्यवस्था लिया गया ये हमारे संविधान में लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री है रूस। तो रूस से हम लोगों ने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि बाकी देशों से जो प्रोविजंस हम लोगों ने लिए ये सब तो संविधान निर्माण के समय ही ले लिए, लेकिन रूस का जो प्रोविजन है मौलिक अधिक कर्तव्य का, ये हम लोगों ने लिया संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन यानी कब हुआ था, 1976 में। तो उसके द्वारा हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में जगह दिया। मौलिक कर्तव्य 11 तरह के, और कौन कौन है उसे आप डिटेल में हम जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब देख लेंगे। अच्छा, तत्काल उदाहरण के लिए आप जान लीजिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय फ्लैग जो है उसका आदर करना, राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करना, देश के प्रति राष्ट्रीयता का भावना जगाए रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य के रूप में। और अगला है जापान। तो जापान के यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि कोई भी, जैसे कोई क्राइम कर लिया तो उसको अगर किसी को अरेस्ट करना है तो जो विधि बताया गया है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डील है, यानी जो कानून के द्वारा व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के अनुकूल आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मान के चले अब इनकम टैक्स की बात कर ले तो इनकम टैक्स में रेड वगैरह होता है। तो रेड के लिए क्या प्रोविजन है, कानून में प्रोविजन है कि किसी आदमी के यहाँ आप रेड तभी कर सकते हैं जब सूर्योदय हो चुका है और सूर्यास्त से पहले, मतलब इसी टाइम इंटरवल में आप जा सकते हैं। हालांकि एक बार रेड स्टार्ट हो जाने के बाद क्या होगा उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट किसी के घर पर तभी कर सकते हैं जब सूर्योदय हो चुका है, तब उसके प्रेमाइस में आप इंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कानून बनते हैं और हमारे संविधान में प्रोविजन है कि जो कानून है उसी के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अगला है फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से पहला तो हम लोगों ने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ये गणतंत्र वर्ड क्या होता है ये आप समझ लीजिए। बहुत लोग लोकतंत्र को ही गणतंत्र समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो आप लोगों ने प्रस्तावना में देखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो वो गणराज्य वर्ड वहीं से आता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, यानी जो सर्वोच्च पद होगा राष्ट्र का, उसमें कोई भी आम आदमी जाकर बैठ सकता है। यानी जो हमारा राष्ट्रपति है वो कोई भी आम आदमी बन सकता है। ऐसे ही एक व्यवस्था होता है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। लेकिन वहीं आप अगर ब्रिटेन में देख ले तो ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है यानी देश का सर्वोच्च पद है वो महारानी होती है, वहाँ की एलिजाबेथ अभी सिस्टम है। तो वो क्या होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, उसमें कोई आम आदमी नहीं जाकर के बैठ सकता है, बल्कि जो राज्य परिवार है उनके वहाँ का राजा का परिवार वही उस पर बैठता चला जाएगा। तो हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं, हमारे देश में गणतंत्रात्मक यानी जो कोई भी आम आदमी सर्वोच्च पद पे आसीन हो सकता है। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने ली है फ्रांस के संविधान से। और दूसरा है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श। तो प्रस्तावना हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। परंतु संविधान की प्रस्तावना में ये जो वर्ड है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये सब हम लोगों ने लिया है फ्रांस के संविधान से। तो यही सब सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो कि विदेशों से लिए गए हैं, और किन किन देशों से लिए उसे भी मैंने डिटेल में बता दिया। और यही सब एग्जाम से बराबर पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देख करके एकदम कन्फर्म याद कर ले, दिमाग में बैठा ले, ताकि आपको कभी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। इसे मैं एक बार और भी रिकॉल कर देता हूँ। पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इससे हम लोगों ने संविधान का लगभग 70% भाग लिया था, लगभग 250 अनुच्छेद आउट ऑफ 395। तो यार इम्पोर्टेंट क्या क्या था, तो एक तो राज्यपाल का जो ऑफिस का सिस्टम है वो हमारे यहाँ वो लिया गया था इसी से। और दूसरे लोक सेवा आयोग जो है यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। दूसरा है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया था, संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। तीसरा है अमेरिकन संविधान। तो अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया था, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर इम्पीचमेंट जो महाभियोग लगाते हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों पे भी जो इम्पीचमेंट लगाते हैं वो भी हम लोगों ने वहीं से लिया था। साथ ही वित्तीय प्रावधान भी
अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो आगे है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP है वो, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो भी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, स्पेशल किसी किसी सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस पीपल को, तो वो भी व्यवस्था लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। पांचवा है कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया, दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो संघात्मक विशेषताएं और दूसरी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेगी, ये चीजें। और छठा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया इंपॉर्टेंट, एक तो प्रस्तावना की भाषा, दूसरी समावर्ती सूची का प्रावधान, तीसरा केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। वाइमर वहाँ के संविधान का नाम है। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या प्रोविजन लिया, मैंने बताया था हिटलर शाही से जोड़ करके कि आपात उपबंधों में मौलिक अधिकारों का हनन का प्रोविजन जो है वो हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से लिया है। अगला है सोवियत संघ रूस का संविधान। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, तो संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था क्या, तो मौलिक कर्तव्य। तो अगला है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर है फ्रांस का संविधान। तो यहाँ से लिया गया था एक तो गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन जो कॉन्सेप्ट है वो, और दूसरा प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुत्व के आदर्श का जो वाक्य है वो। और लास्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको रिकॉल कराने के बाद पूरी चीज़ें याद हो गई होगी। नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को 2 बार देख ले, 3 बार देख ले। देखो वर्ड्स तो मैंने क्लियर कर दिया है कि जो जो टर्म्स आते हैं वो क्या है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और इस पे कोई ट्रिक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें कितना ट्रिक लगेगा, ट्रिक से आप एक एक टॉपिक को याद भी नहीं कर सकते। तो आप इसे बस ऐसे ही याद रख सकते हैं कि संबंधित कंट्री में ये इस टाइप का व्यवस्था है और इस टाइप का व्यवस्था हमारे भारत में भी है, तो ये कहाँ से लिया गया होगा, तो उसी फलाने कंट्री से लिया गया। इस तरह से आप लोग अगर जोड़ जोड़ करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। साथ ही मैंने लगभग आर्टिकल को डील कर दिया, यहाँ पे आप सारे आर्टिकल को यहाँ से भी आप रिकॉल करते रहे ताकि आपको आर्टिकल भी साथ साथ याद हो। स्पेशली आपको आर्टिकल के लिए अलग से बार बार मेहनत ना करना पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह के और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करके उन्हें भी हमसे जोड़ें। तब तक के लिए इतना ही, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए इतना ही, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।